बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी तक जो इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वहाँ से कोई सो मोटो नोटिस होगा और ये मामला किसी मंतकी अंजाम पर पहुँचेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने से इनकार कर दिया है, जबकि सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी थी उस तारीख को भी पसे पुश्त डाल दिया गया है। और जो बहाने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाए हैं, देखिए, एक तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद उठाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पार्टी बन के चली गई है, अदालत से रुजू कर दिया है। शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया है कि बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि अदालत इसके ऊपर सो मोटो नोटिस ले। बाकी अदालतों के अंदर भी लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या अदालत की यहाँ पर खुद जिम्मेदारी नहीं है? आधी रात को जो अदालतें खुल गई थी, क्या उनको नहीं चाहिए कि इस वक्त वो देखें कि पाकिस्तान के आइन को पामाल किया जा रहा है और अदालती अहकामात की तौहीन की जा रही है? यानी जब ताकतवर लोग और ताकतवर हल्के ये चाह रहे हों या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फैसला कर ले कि इस शख्स को इक़्तिदार से निकालना है, तो हर चीज़ जो है वो फिर एक तरफ को चल पड़ती है। और जब ताकतवर लोग ये फैसला कर लें कि इस शख्स का रास्ता रोकना है, तो फिर आइन भी पसे पुश्त और अदालत की तौहीन भी नहीं हो रही। मेरे ख्याल में अदलिया को इस मामले को फौरी तौर पर उठाना चाहिए। ये अदलिया की इज्जत और तकरीम का मामला है। अगर लोग अदालतों से मायूस हो जाएंगे, फिर इस मुल्क में कोई नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर इस मुल्क से लोग भाग कर जाना चाहेंगे, क्योंकि लोगों की आखिरी उम्मीद होती है अदलिया। लोगों को यह लगता है कि अदालत उन्हें इंसाफ देगी जब उन्हें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अगर अदलिया भी इंसाफ नहीं देगी, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाते दिलाते जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं उनके वोट का हक जो है वो ले लिया गया है, छीन लिया गया है। और ये काम किया है तमाम डेमोक्रेट्स ने। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जमहूरी सियासी जमातें अपने आप को कहती हैं, वो सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम ही इलेक्शन करवाना है, वो इलेक्शन कमीशन से भाग रहा है। जरा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि हम इंतखाबात अभी नहीं करवाना चाहते, अक्टूबर में करवाना चाहते हैं। एक तो वो रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अक्टूबर में ये जो चीजें आज वो कह रहे हैं खराब हैं, ये अक्टूबर में ठीक हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि आलमी इदारे, बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स, पूरी दुनिया से पाकिस्तान में पैसा लाने वाले लोग, क्या वो इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ेंगे? ये पाकिस्तान के एक इंडिपेंडेंट इदारे की सो कॉल्ड रिपोर्ट है, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट इदारे की रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालात बहुत खराब हैं, कोई ना है पाकिस्तान में। यानी इलेक्शन से भागने के लिए पाकिस्तान का इमेज ही तबाह कर रहे हैं कि बहुत दहशतगर्दी है, कोई ना है, कोई पैसा पाकिस्तान में ना लगाए, कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करे। ये इस तरह का तासुर पैदा कर रहे हैं। क्यों पैदा कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए, अपने सियासी और जाती मफाद के लिए। चंद लोगों ने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचा दिया है कि वो कहते हैं मुल्क बेशक बदनाम हो जाए, मुल्क में चाहे सरमायाकारी आना बंद हो जाए, मुल्क में सियाहत बिल्कुल खत्म हो जाए, पाकिस्तान को लोग एक तबाह हाल मुल्क के तौर पे देख रहे हो, एक दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पे देख रहे हो, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वबेला पूरी दुनिया के अंदर फैलता जाए, लेकिन इलेक्शन नहीं होने चाहिए। दूसरा, मईशत के हवाले से जिस किस्म की चीज़ें लिखी जा रही कि जो मुल्क इलेक्शन करवाने के काबिल नहीं है, वो फिर किस काबिल है? यानी इराक के अंदर इलेक्शन होते रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर इलेक्शन होते रहे हैं, जंगों के दौरान मुल्कों ने इलेक्शन करवाए हैं, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन से भाग रहा है। मईशत तो कोई वजह ही नहीं है। यानी हुकूमत के जो अपने खर्चे हैं वो हज़ारों करोड़ के हैं, हज़ारों अरब के हैं। इतने बड़े बड़े खर्चे करने वाली हुकूमत थोड़े से पैसे इलेक्शन के लिए 20 अरब नहीं दे सकती। ये मुमकिन नहीं है। 100 अरब तो ये कौमी असम्बली के अराकीन को स्कीमों के अंदर दे देते हैं, सीक्रेट फंड के अंदर इतना इतना पैसा खर्च कर देते हैं, परवाही कोई नहीं है। तो अब ये थोड़ा सा पैसा जो है वो सिर्फ इनको देना है इलेक्शन के लिए, और उसके लिए मौत पड़ रही है। और बहाना लगाया कि आईएमएफ ने कहा है, आईएमएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमने कोई नहीं कहा, ये हम पे ना डालें। एक तरफ पाकिस्तान है जहां पे लोग अपने हक के लिए खड़े होने से डरते हैं, एक तरफ पाकिस्तान है जहां पे हालांकि पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं। पहली मरतबा पंजाब के अंदर से लोग खड़े हुए हैं, पहली मरतबा मिडिल क्लास खड़ी हुई है और वो टक्कर दे रही है। लेकिन क्या पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है? मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मुल्क आगे कैसे बढ़ते हैं, और पाकिस्तानियों को इससे इसलिए सीखना चाहिए कि पाकिस्तानी अब आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तानियों में शऊर आ रहा है। पाकिस्तानियों ने उस लड़ाई को अब शुरू कर दिया है जो लड़ाइयां लड़ने के बाद कौमें बनती हैं। पाकिस्तानियों ने माफियात के खिलाफ, साम्राज्यत के खिलाफ, पाकिस्तान ने जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ पाकिस्तान पे, उनके खिलाफ
जिन लोगों के जाती मफादात मुल्क पे हावी हो गए हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ पाकिस्तान के लोग अब शऊर हासिल कर रहे हैं, अब बात करना शुरू कर दी है, बाहर निकल के उसके ऊपर एहतजाज भी कर रहे हैं। देखिए फ्रांस में क्या हुआ, एक छोटा सा कदम उठाया वहां के प्रेसिडेंट ने, मैक्रॉन ने, और फ्रांसीसी अवाम ने क्या किया, ये रिपोर्टें आप हर तरफ देख रहे हैं। आप ये देखिए सड़कों पे आग लगी हुई है, गाड़ियां जल रही हैं, उन्होंने वहां पे हॉल्स जो हैं तारीखी नौयत की उनको आग लगा दी है, बिल्डिंग्स के अंदर लड़ाई चल रही है, सड़कों पे लड़ाई चल रही है, लगातार लड़ाई चल रही है। पुलिस वाले जो हैं वो सैकड़ों जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ जो कारकुन है वो भी सैकड़ों गिरफ्तार हुए हैं। कारकुन क्या कहें, आम पब्लिक है वो निकल आई है। उन्हें लगता है कि मैक्रॉन ने जो किया गलत किया। एक्चुअली मैक्रॉन ने किया क्या, ये मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे भी आपको ये बताना कि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने वहां पे क्या बातचीत की है, ये चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले जरा ये देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज और आपको पता होनी चाहिए। फ्रांस जो है वो एक यूरोपीय मुल्क है, वहां पे जो रिटायरमेंट की उम्र है वो है 62 साल। पाकिस्तान में वैसे 60 साल है, 60 साल का बंदा पाकिस्तान में रिटायर हो जाता है। फ्रांस के अंदर जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 साल है। उसके करीबी जो बेल्जियम है वहां पे 65 साल है, जर्मनी में 66 साल है, इटली में 67 साल है, सबसे ज़्यादा इटली में रिटायरमेंट की उम्र जो है, और उसके बाद नीदरलैंड में 67 साल है, स्पेन में और यूके में और अमेरिका में 66 साल की उम्र में लोग जो हैं, वर्कर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। उससे पहले वो काम करते रहते हैं। अच्छा, फ्रांस में जो एवरेज उम्र है ना किसी शहरी की वो 83 साल है, यानी 21 साल तक फिर वो बंदा जब रिटायर हो जाता है तो फिर पेंशन लेता है। 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट है। अब फ्रांस के सदर ने एक कानून बनाया है, वो ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट जो है वो 62 से नहीं 64 साल से होगी, यानी ये 2 साल जो है वो हम पैसा नहीं देंगे। और को थोड़ी सी तब्दीलियां और पेंशन के कानून में ये कर दी हैं कि जो लोग पहले से हमें पैसा जमा करवाते रहेंगे, साथ साथ कुछ लोग कंट्रीब्यूशन डालते रहते हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए, तो उनको तो फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी रिटायरमेंट के फौरन बाद से, और बाकी लोगों को लेट में जाकर मिलती है। तो उसका भी कोई क्राइटेरिया बनाया है थोड़ा सा फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने। अब पेंशन के कानून को 2 साल के लिए तब्दील उन्होंने किया और ये 2030 में जाके मुकम्मल होगा। ये 3-3 महीने करके आगे लेकर जाएंगे। सितंबर 2023 से लेकर, यानी इस साल के आखिर से लेकर 2030 तक ये प्रोसीजर मुकम्मल होगा और 3-3 महीने करके ये ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह 64 साल उम्र हो जाएगी 2030 में जाकर। वहां के लोगों को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। लाखों लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने टिका कर एहतजाज किया और इतना शदीद एहतजाज किया कि हर तरफ जो है वो एक मारामारी की कैफियत हो गई। पुलिस ने आंसू गैस भी इस्तेमाल की, लेकिन वहां पे दहशतगर्दी के पर्चे नहीं हो रहे। वो अपने शहरियों को दहशतगर्दी नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि ये दहशतगर्द हैं। वो ये कहते हैं हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है, डिस्टेबलाइज करने की साजिश हो रही है, वो ये चीज़ें कहते हैं कि अपोजिशन कर रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये दहशतगर्दी है, ये मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है, ये मुल्क के साथ बगावत हो रही है। ये बातें वो नहीं कर रहे। जो पाकिस्तान के अंदर गंद डाला जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से आम शहरियों को गद्दार, उन्हें भी पता है फ्रांसीसियों को कि गद्दार और बागी नहीं बनाना अपने लोगों को। हमने ये नहीं कहना, हमने ये गलत बात है। वो ये चाहते हैं कि अपने लोगों को गद्दार और बागी बनाने की बजाय उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। बहरहाल आपने वहां के मनाजर देख लिए। अब वहां हुआ ये कि बहुत सारे पुलिस वालों ने और फायर ब्रिगेड वालों ने बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट के अहकामात मानते, उन्होंने कहा जी पब्लिक की ओपिनियन ठीक है, लोग सही बात कर रहे हैं। उन्होंने जनाब अपने हथियार वापस किए और वो आकर एहतजाज करते हुए अवाम के साथ खड़े हो गए कि नहीं जी नहीं, पब्लिक ठीक कह रही है, हुकूमत गलत कह रही है। इधर लोग अपनी नौकरी के चक्कर के अंदर, फ्रांस में कितनी तनख्वाह पता है आपको, पाकिस्तानी तसव्वुर नहीं कर सकते। फ्रांस में कितनी उनको सहूलतें हैं पता है आपको, पाकिस्तानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन वो फ्रांसीसी ऑफिसर्स, पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले, वो नौकरियां छोड़ के आ गए। उन्होंने कहा पब्लिक के साथ खड़े हो जाएंगे हम जाकर, हमने नहीं खड़े होना गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है। ये फर्क है। और यहां पे तो लोग एक नौकरी के लिए आप किसी को कहें इसको मारो उसको मारो, ये करो वो करो, जो कहते हैं वो करते हैं। सच और झूठ का फर्क ही नहीं करते लोग, और ऐसे ही चलता है पाकिस्तान के अंदर। असल में इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। फ्रांसीसी सदर ने जिस कानून का इस्तेमाल किया है ना ये करने के लिए, एक्चुअली उन्होंने इसको पार्लियामेंट के जरिए नहीं किया। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के जरिए या नेशनल असेंबली के जरिए इसको इसलिए नहीं किया कि पिछले इंतखाबात में उनकी अक्सरियत कुछ कम हो गई है, उन्हें खौफ है कि शायद उनको वोट पूरे नहीं मिलेंगे और वो ये कानून पास नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल को इस्तेमाल किया जो उनके आइन के अंदर मौजूद है,
और ये आर्टिकल उनके आइन में 1958 से मौजूद है। ये है जी आर्टिकल 49(3). ये इख्तियार देता है हुकूमत को कि वो कि एक कानून साजी कर सकती है और उसके लिए उसको पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि पार्लियामेंट फैसला ना करे और फैसला जो है वो आप एक फर्द वाहिद कर दें बंद कमरे में। तो वहाँ के लोग बंद कमरे में फैसले के खिलाफ निकल आए और निकल कर उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी हुकूमत को घुटने टेकने पड़ जाएं। सूरत हाल जो है वो आपने इंडिया के अंदर भी देखी थी, किसान कैसे निकले थे और अपना हक उन्होंने लिया था। तो इसी तरह से आज फ्रांस के लोग भी निकले हैं और वो अपना हक मांग रहे हैं। आ जाए जी नॉर्मल खबरों की तरफ। एक तो इमरान खान साहब ने साफ कहा कि चोरों की हुकूमत ने हमें दलदल में फंसा दिया है। इमरान खान साहब छुप कर गए थे, लाहौर हाई कोर्ट गए थे और वहाँ से उन्होंने कहा जी मुझे ज़मानतें दी जाएँ। इस्लामाबाद में फिर मुकदमात हो गए हैं। जो सरकारी वकील है उसने मुखालफत की, लेकिन इमरान खान साहब के वकला ने यह बात की और अदालत के अंदर यह केस सुना गया। इमरान खान साहब ने एक वीडियो बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि सबको अदलिया और मुल्क की बका के लिए इज़हार यकजहती करना होगी। मैं बताऊंगा हमने कैसे आइन के साथ खड़े होना है। 25 मार्च की शाम मीनार पाकिस्तान पर साल का पहला जलसा करने जा रहा हूं। मुल्क नाजुक मोड़ पर है, मुझे पूरी कौम की ज़रूरत है। ये इमरान खान साहब ने कहा मुझे पूरी कौम की ज़रूरत है। अब अगर मसला पूरी कौम अपना समझती है तो फिर पूरी कौम को निकलना पड़ेगा। अगर कौम को यह लगता है कि इस हुकूमत ने उनका जीना हराम कर दिया है, 6 लोग अब तक जांबाक हो चुके हैं मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक, 6 लोग जिनमें एक खातून भी हैं, जांबाक हो चुके हैं आटा लेते लेते कि हमें आटा मिल जाएगा। वो आटे के चक्कर के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये गुज़िश्ता चंद दिनों की बात है और लोगों को आटा मिल भी नहीं रहा, और जो मिल रहा है इंतहाई सब स्टैंडर्ड और बिल्कुल बुरी क्वालिटी का आटा लोगों को दिया जा रहा है। इमरान खान साहब जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवार हुसैन की अदालत में पेश हुए। काफ़ी बारिश थी लेकिन वो छुप कर गए थे, खुफिया तरीके से पहुंचे ताकि उनके कारकुन वहां पे ना पहुंच जाएं। और इमरान खान ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त की। एतराज़ लगाया गया रजिस्ट्रार की जानिब से, लेकिन फिर अदालत ने वो मामला सुना है। शदीद सिक्योरिटी खतरात हैं इमरान खान साहब के, ये भी बताया गया। इमरान खान ने रूस्टम पर आकर कहा कि जब मैं 18 मार्च को इस्लामाबाद गया तो पथराव और शैलिंग की गई, मेरी ज़िंदगी खतरे में थी। तमाम कोशिशों के बावजूद मुतल्लिका अदालत नहीं मैं पहुंच सका। मेरे ऊपर दहशतगर्दी के 40 केसेस हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि मैं 40 मिनट तक तो कोशिश करता रहा कि किसी तरह भी मैं अदालत के अंदर दाखिल हो जाऊं, लेकिन हमें पत्थर मारे गए, आंसू गैस हमारे ऊपर फेंकी गई। हालांकि मेरी जान को खतरा था, फिर भी मैं कोशिश करता रहा। मेरी गाड़ी पर पुलिस ने ऊपर से पत्थर मारे और बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर मुझे निकाला गया। मैं वहाँ से जान बचाकर निकला हूँ। ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर मीडिया से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की इस इलेक्शन में सियासी मौत होने वाली है। ये इमरान खान साहब ने कहा। सहाफ़ी ने सवाल किया क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के फैसले को उड़ा देगी? इसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि अगर नहीं उड़ाएगी तो सवाल यह है कि अक्टूबर में इलेक्शन कैसे होंगे। ऐसे तो ये कभी भी कह देंगे कि पैसे नहीं हैं, जंगल का कानून बना हुआ है, और जंगल का कानून तो वैसे बना ही हुआ है। आप ये देखें, अजहर मशवानी को गायब हुए 24 घंटे गुजर गए, किसी को नहीं पता कहाँ पे। ये मुल्क है, लाहौर के अंदर से बंदा गिरफ्तार हो गया, कोई है उसका जिम्मेदारी उठाने वाला? उनकी वालदा जो है बुजुर्ग खातून, उन्होंने जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है कि मेरा बेटा तो ढूंढ के दें, मेरा बेटा कल से गायब है, हमें पता ही नहीं है कौन उसको ले गया है। हम उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए गए पुलिस स्टेशन में, उसके अगवा का मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा। तो मेरा बेटा मुझे अदालत तो ला कर दे, अदालत ही आखिरी उम्मीद होती है। तो अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया कि उसको पेश किया जाए। अब ये बंदा 24 घंटे से गायब है, अजहर मशवानी। किसने गायब किया है? आप सबको पता है किसने गायब किया है, क्यों गायब किया है, आप सबको पता है क्यों गायब किया है। ये लोगों को मारना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उनसे बयानात निकलवाना चाहते हैं, लेकिन क्या इससे फतह हो जाएगी या लोग किसी बयानिए को मान जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि लोग किसी बयानिए को मानेंगे। हसन के साथ क्या किया हसन ने आजी? आज ऐसा लगता था कि वो अपनी जमानत अप्लाई करेंगे, उनको जमानत मिलेगी, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान से पुलिस पहुंच गई। बलूचिस्तान में एक एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज के अंदर ये बंदा हमें नामालूम अफराद के अंदर दरकार है, ये बंदा हमारे हवाले करें, हम लेकर जाएं। और अदालत ने बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया। वो लेकर एक दिन के लिए बलूचिस्तान चले गए। अब कल वहां पे अदालत में पेश करेंगे 25 तारीख को। ये पाकिस्तान के अंदर, यानी इसको जंगल का कानून ना कहें तो और क्या कहें, वो बंदा बलूचिस्तान गया ही नहीं। हसन ने आदि बलूचिस्तान नहीं गया, लेकिन उसको बलूचिस्तान के एक मुकदमे के अंदर शामिल किया गया है और उसको वहां पर उठाकर ले गए हैं। यह है पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ। और इसमें सिर्फ अदलिया से उम्मीद बाकी रह जाती है
कि वो पाकिस्तानियों को इंसाफ फराहम करें। दूसरी जानब जो इदारे हैं वो पाकिस्तानियों को खौफजदा कर रहे हैं। यानी आईजी पंजाब को ये बार बार कहने की क्या ज़रूरत है कि पसपा कर देंगे, सफाया कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस किस्म के पैगाम जारी करके एक तो वो अपनी पुलिस का मोराल बुलंद करना चाहते हैं। पुलिस हमारे अंदर से ही है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। जहाँ बाहर हम पुलिस वालों से मिलते हैं वो गले मिलते हैं और कहते हैं जी बहुत गलत हो रहा है, हमसे ज़बरदस्ती गलत काम लिया जा रहा है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहते हैं। लेकिन नौकरी का मामला है, वो बेचारे हम उनको यही कहते हैं कि आपकी नौकरी का मसला है, कोई बात नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहरहाल आईजी साहब अब काफ़ी पुलिस को मोराल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मोराल ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, मोराल ऊपर जाएगा हक और सच के साथ खड़े होकर। जब आप ताकतवर को ये जवाब देंगे कि ये गलत ऑर्डर है, मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, आईजी पंजाब को मैं ये कह रहा हूं कि जब आईजी पंजाब ये कहेंगे कि मैंने गलत अहकामात नहीं लेने, जब आईजी पंजाब को कहीं से नामालूम बंद कमरों के अंदर से कोई फैसला होगा और उनको कहा जाएगा इसको मुसल्लत कर दें और आईजी कहेंगे नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा, तो फिर पुलिस की बहुत इज्जत बढ़ेगी। मैं इस बात को गारंटी कर सकता हूं कि पुलिस की इज्जत बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए नियत होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें अगली वीलॉग में बताता हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।